अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ और वीडियो आ रही है? जी वालेकुम सलाम। ठीक, आप कैसी हैं मैम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही है आवाज़? अब ये बंदे कम आवाज। हो रहे हैं, वीडियो मिल जाती है ना, इसलिए बंदे कम है। मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अब ज़ाहिर है ये टाइम भी ख़त्म हो जाता है ना। वेट तो मैंने काफ़ी किया, लेकिन अब कर देते हैं स्टार्ट। जी करते हैं। अनम कैसी हैं? और डॉक्टर अनीता, फरत, काफ़ी लोग नहीं आ जाए। चलें फिर, अब क्या करें? अगर हमने वेट किया तो फिर ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसका यूनिफॉर्म टाइम है। 1 आवर का है। आप बात सुनो, आपने ग्रीन टी पीनी? एक कप ला के दे दें ग्रीन टी का। मैम आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अगर कोई जिनकी मिस हो जाएगी वो सुन लेंगे। वो यही तो वजह हो चुकी है, इसीलिए तो मिस हो रही है रिकॉर्डिंग जो मिल जाती है। चलें शुरू करते हैं। ये वैसे लेसन जो है ना, मैंने एक बुक है 6 लेसन फ्रॉम हैप्पीएस्ट मैन ऑन ऑन द अर्थ। थोड़े से इसमें से 6 जो लिए हैं कि थोड़ा साथ साथ हम ये मोरल चीज़ें भी सीखते रहे। तो ये उन्होंने बुक लिखी है। ये एक जर्मन वो हैं, सिटीज़न लिप्जिंग के हैं। इन्होंने हैप्पीएस्ट मैन ऑन दी अर्थ के बारे में लिखा है और उन्होंने ये बताया कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और इसमें वो सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंडशिप्स को, फैमिली को, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस एंड हिज डिटर्मिनेशन टू बी काइंड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। अब ये इन्होंने इस पूरी बुक का, अगर आप कोई पढ़ना चाहता है तो ये पीडीएफ में बुक भी मिलती है, ये फ्री में डाउनलोड हो जाती है। और इसको पढ़ें कि आखिर वो क्या 6 उन्होंने लेसन बताएं कि जिसमें कि उन्होंने ये पहला बताया कि पैसे से ज़्यादा कीमती चीज़ें और बहुत सारी हैं। दूसरे पे उन्होंने बताया कि कमज़ोरी नफ़रत में बदल सकती है। तीसरे पे बताया कि अगर तुम जिंदा रहे तो कल आएगा। ये बात तो है ना, एक वक्त में एक कदम। इसका मतलब है कि जब कोई हम काम करें तो एक चीज़ पे फोकस करें। आपको हर जगह मेहरबानी मिल सकती है, यहाँ तक कि अजनबियों से भी। ये बात हकीकत है। अगर हम किसी अनजान बंदे से भी मिलते हैं तो भी हम एक दूसरे के साथ काइंड होते हैं। हमारा वो एक रवैया, एक हमारा वो फेस जो है ना, जो सोशल पर्सनालिटी है वो भी है। एक अच्छा दोस्त, तालीम ज़िंदगी बचाने वाली है। ये तो पॉइंट्स है। तो इस पूरी बुक में ये उस कंक्लूजन ये दिया है कि इंसान जो इस ज़मीन पे खुश रह सकता है तो वो किस तरीके से रह सकता है। तो अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो ये पढ़ सकता है। ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए और अपनी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लाइफ के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। कोई मैंने अभी 30 बुक्स जो हैं उनके नाम है, अगर किसी को चाहिए भी तो वो पढ़ना चाहिए अपने आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए और दूसरों को बताने के लिए। तो वो बुक्स के नाम हैं, और जिस किसी को चाहिए हो तो कुछ बुक्स के तो मैं साथ साथ बता भी नहीं हूँ कि ये बुक्स जो हैं अच्छी हैं और इन पे पढ़ें। अब ये उन्होंने बताया कि इसमें क्या, इसका थीम क्या है। थोड़ा सा मैंने कि इस किताब का थीम क्या क्या बताया गया है, इस स्टोरी में क्या चीज़ बताई गई है। तो इसमें इसकी जो ये बंदा है इसका नाम है दी हैप्पीएस्ट मैन इन अर्थ। तो इसका नाम है एडी की रजामंदी और जानने की सलाहियत इसे खुशी की ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद करती है। शायद एडी की खुशी का सबसे ज़्यादा मानी हेज पहलू इसकी उदासी और गम के बेपनाह बोझ को छोड़ने की सलाहियत से आता है, जिसे इसने महसूस किया होगा। अब ये सारी चीज़ें वही हैं कि हमने रिग्रेट्स को, हमने पास्ट को, सारी ऐसी चीज़ें जो हमें उदास करती है या हमें खुश रहने से रोकती है, उसको छोड़ने से जो है ना तो ही हमें खुशी आती है। तो ये बार बार यही हर जगह पे यही चीज़, डिटैचमेंट, सारी चीज़ों को छोड़ दें जो चीज़ें हमें खुश रहने से रोकती हैं। हम जब उन सारों को छोड़ते हैं तो फिर हम खुश रह सकते हैं। आप में से कुछ को तो ये चीज़ें पता भी हैं, लेकिन मैं रोज़ाना जो मैं बोलती रहती थी कि हम जो है ना हमारा ब्रेन किस तरह का है। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा स्लाइड पे भी दिखा दूं, जो जिनको नहीं भी, क्योंकि ये एनएलपी के कोर्स में मैंने बड़ा डिटेल में ये सारा बताया था, और बाकी ज़रा जिन्होंने नहीं किया तो उनको थोड़ा सा ये ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है कि हमारे कॉन्शियस
और ये सब कॉन्शियस और बीच में एक जो होता है क्रिटिकल माइंड। अक्सर मैं ये बात बताती हूँ कि क्रिटिकल माइंड को क्रॉस करना है, क्रिटिकल माइंड को, तो वो ये दरमियान में ये डोर है जिसको मैं अक्सर बात करती हूँ कि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसके क्या क्या फंक्शन है, और क्रिटिकल माइंड जो बैरियर है, जो बैरियर किस चीज़ का लगा हुआ है, जिसमें फिल्टर लगे हुए हैं, वो इसको जब क्रॉस करते हैं तो हमारी हैबिट्स, हमारी लाइफ स्क्रिप्ट्स, सारी चीज़ें, हमारे बिहेवियर प्राइम्स यहाँ पे पड़े होते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा 12% है और सब कॉन्शियस 88% है, जिसको मैं ये इसके बारे में अक्सर ज़्यादा जिक्र करती हूँ कि हमने बाईपास करना कॉन्शियसली। हम बार बार रेपिटेशन, ये कैसे खुलता है, रेपिटेशन से खुलता है, या फिर हम जब कोई ऐसी बात करते हैं, या तो पास्ट की बात होगी या कोई ऐसी क्वेश्चनिंग होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इसको फ़ौरन ओपन करते हैं, तो वो जब वर्ड्स ओपन करते हैं तो उसके पोस्ट जो लफ्ज़ बोला जाता है तो वो डायरेक्ट फिर सबकॉन्शियस में जाता है। तो ये मैंने कहा आज दिखा दूं, ये भी देख लें ये कॉन्शियस माइंड कितना कम है, इसलिए कि कॉन्शियस माइंड की मेमोरी हमारी 12% और इतनी कम है कि हम जो चीज़ें हम कर रहे हैं तो इस दुनिया में हम सर्वाइव जो है ना सब कॉन्शियसली रहते हैं। जो हम सीख रहे होते हैं वर्किंग मेमोरी उस वक्त 12% ही है, बाकी जैसे ही सीखा वो सारी की सारी हमारे जो लॉन्ग टर्म स्टोर है मेमोरी हमारी अनकॉन्शियस की है, सब कॉन्शियस की, उसमें होता है, अब वहाँ से रिट्रीव होता है। ये भी देख लें कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है कितना कम है, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की कितना ज़्यादा है। ये आइसबर्ग की तरह है, और हमारी सारी आदतें, हमारे सारी जो स्किल्स, हमारी सारी मेमोरीज, हमारे सारे बिलीव्स, सारी चीज़ें यहाँ पड़ी होती हैं। और इस जब हमने खुद को चेंज करना है तो कॉन्शियसली हम बोलेंगे, और यहाँ से ये क्रॉस करने देगा। ये कब खुलेगा? जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो बार बार करने से, रेपिटेशन से ये खुलता और हमारी हैबिट्स बनती। तो जब हमने एक दफ़ा कोई चीज़ लर्न की है तो उसको अनलर्न करके रीप्रोग्राम भी हम कर सकते। ये एक बार प्रोग्राम हुआ है, जो हमने चीज़ें बचपन से लेके सीखी, वो हमने जो प्रोग्राम किया उसको हम हटा के, जो मैंने कहा था यहाँ से सीडी प्रेस करें, जो पहले से प्रोग्राम्ड हुई हमारी सीडी रिकॉर्डिंग हुई है, यहाँ पे उस रिकॉर्डिंग को निकालते हैं और नई रिकॉर्डिंग जो नई फॉर्मेशन है उसको प्रेस करके हम यहाँ भेज देते हैं। तो इसमें भी देखें होता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एनालिसिस करता है, थिंकिंग और प्लान करता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें होती है। ये क्रिटिकल माइंड जो एक दरवाज़ा जिसको जो हमारे फिल्टर हैं उन्होंने कंट्रोल किया होता है। सब कॉन्शियस माइंड 88% है, इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इमोशंस और फीलिंग्स हैं, उसके बाद इसमें हैबिट्स हैं, रिलेशनशिप्स पैटर्न है, एडिक्शंस है, वो इसी में पड़ी होती हैं। इनवॉलेटरी बॉडी फंक्शंस, कुछ जो कि ऑटो पायलट पे जो जिसका हमारे जो मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उन मसल्स का भी यहीं पे कंट्रोल है। क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंटल स्टेजेस, यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेजेस वही कि जो हमने हमारी पर्सनालिटी बन रही थी, तो जो चीज़ें हम 3E से लर्न कर रहे थे वो सारी इसी में गई। फिर स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है वो भी इसी में है, और इंट्यूशन भी इसी में है। तो अब ये इसलिए कि जब वैसे मैं बात करती थी तो शायद कुछ जिनको नहीं ये स्लाइड दिखाई थी तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। अब जब देख लेंगे कि ये सारा हमारा माइंड है और इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस, क्रिटिकल बैरियर, बार ये लफ्ज़ आते हैं, तो मैंने कहा ये दिखा दो। Fear is your worst enemy. Fear of death, suffering, harm to loved one, one's loss of lifestyle। शुरू से ही हमने बात की कि फियर मुख्तलिफ किस्म के है। ये फियर ही है जो हमें जीने नहीं देते। हर चीज़ का खौफ, किसी के छिन जाने का खौफ, किसी के ना पाने का खौफ, हर खौफ ही। तो जब हमने खौफ से आज़ाद हो जाना है तो ये इस कैद से, किसी भी अटैचमेंट की कैद, डिटैचमेंट की कैद, इन सब कैदों से जब हम निकलते हैं, इस खौफ से निकलते हैं, तो ज़िंदगी हम एंजॉय करके जीते। अब कुछ को किसी ने
बिट्रे कर दिया उसका दुख होता है, या किसी का कोई नॉर्मल वे से किसी का कोई भी जो लॉस होता है, जो ग्रीफ, तो नॉर्मल ह्यूमन जो उसका रिस्पॉन्स करते हैं उसको ग्रीफ कहते हैं। और ग्रीफ की आगे स्टेजेस हैं, वो मैंने यहाँ नहीं अभी मेरे ख्याल से कि मैंने वो फिर डिट्रैक हो जाएंगे, इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कम की हैं। तो फियर के ऊपर उन्होंने कहा कि हम अगर जिस चीज़ पे, जो पहले भी मैं इन्हीं लेक्चर्स में बताती रही हूँ, कि हम अगर अपनी एनर्जी खौफ के ऊपर ही लगा देंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमने काम करने हैं कंस्ट्रक्शन वाले, जो हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए कंस्ट्रक्टिव काम है, हम वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम उसी प्रोटेक्शन में ही रहेंगे। तो किसी खौफ से भी बचने के ही तरीके ढूंढते रहेंगे, तो डिफेंसिव ही होके टाइम गुजर गया, हमारी एनर्जी सारी उसी तरफ लग गई। तो ज़ाहिर है जहाँ पे हमारा फोकस जाता है उधर ही हमारी एनर्जी जाती है। हमारा फोकस अगर किसी फियर के ऊपर लगा हुआ तो टोटली उस टाइम फिर हमारा कॉग्निटिव जो हमारी अक्ल और शऊर वाला है वो ब्लॉक हो जाएगा, और हमें डिफेंस होके उस फियर, जो खौफ हमारे अंदर आया हुआ है, वो किसी किस्म का भी हो सकता है, वो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप किसी टाइप का भी खौफ हो सकता है। उस खौफ के साथ ही हम डील करें तो हमारी एनर्जी सारी वहीं पे लग रही है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन वाली एनर्जी हमें नहीं मिल रही, जो कि हमारी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हो वो कम हो जाएगी, मेडिकल एडवाइस के लिए हो, और बाकी जो दूसरी चीज़ें उनसे हम हट के तो सारे के सारे डिफेंसिव और प्रोटेक्शन में लग जाएंगे। अब स्टेप्स टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? प्रेयर्स हैं, वो अपने अपने रिलीजन के हिसाब से हैं, जिसका जो बिलीव्स है। मेडिटेशन है, मेडिटेशन में अपनी ब्रीदिंग के साथ भी हो सकता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, जो काम भी कर रहे हैं हम, अगर कहीं चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई भी जिस लम्हे में हम हैं हम उसी में प्रेजेंट रहें, तो ये हमारी मेडिटेशन ही है। इमेजरी, लिसन टू योर इनर विजडम, हाँ ये पर्सोना, विजुअलाइज द इनर गाइड showing you the path to spiritual healing। इसमें हमने अपने आप को जो अपने अंदर देखना है, जो पहले भी मैंने बताया कि हमने अपने जो नफ्स को है उसको कंट्रोल करना, हमारी थॉट्स को कंट्रोल करना, और पर्सोना वर्ड्स अभी आए, लेकिन पहले मैंने बताया कि हमारे अंदर जो हमारा शेडो है, हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस है। वीकनेस में हमारे अंदर 5 किस्म की जो हैं, जिसमें हम जेलसी भी आ रही है, हमारे किसी से कंपैरिजन भी है, और ये 5 टाइप की जो हमारी शेडो हैं वो अलग अलग हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो उन सारों को हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको पहले रिकॉग्नाइज करना है, फिर उनको ख़त्म करना है। और रिचुअल ये है कि परफॉर्म रिचुअल सच एज लाइटनिंग अ कैंडल अ सिंबल्स टू, अपने अपने रिचुअल्स जो भी ज़्यादा रिलीजन है उसके तहत करना है। हम जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे हज वगैरह बाकी चीज़ें, तो हर एक के अपने अपने रिलीजन्स के तहत जो हैं वो चीज़ें करने से जो है ना स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती है। आज का जो डे 6 है उसका टॉपिक है रिलीज योर इनर क्रिटिक्स। अपने अंदरूनी जो हम अपने आप को जो कोसते रहते हैं, आज उसको रिलीज करने का डे है। कंग्रेचुलेशन, आपने माशाल्लाह 6 डे कंप्लीट कर लिए हैं। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से तीनों चीज़ें कर रहे होंगे, जिसमें मिरर वर्क, जर्नली वर्क, मेडिटेशंस, और उनके जो लिखने से आपके इनर से आपके पास से जो फिल्टर्स हैं, जिसमें डिलीट, डिस्टॉर्शन और जर्नलाइजेशन है, वो रिकवर होते हैं, क्योंकि डीप डेप्थ में हमने चीज़ों को कोडिंग करके रखा होता है। सिचुएशन कुछ होती है लेकिन हमने मीनिंग कुछ दिया होता है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम वो बना होता है। रियलिटी कुछ होती है और हमारा परसीव थ्रेट कुछ होता है, और परसीव हमने कुछ ज़्यादा किया होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमने अपने अंदर रखी होती हैं, तो वो डे बाय डे हमने कोशिश की है उनको ख़त्म करने की। और आज 6 डे में हम अपने जो खुद को जो हम क्रिटिक्स करते हैं, अपने आप को जो तनकीद करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप फैसले और खुद तनकीद की आदत को तोड़ना सीखें और चले
जाएं, अपने आप को जो हम जब हम अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं तो अपने आप को हम लेट डाउन करते हैं, हमने अपने आप को पुट डाउन करते हैं। तो आज से हमने ये सीखना है कि हमने अपने आप को पुट डाउन नहीं करना, पुट अप करना है। और वो कैसे करना है, उसके लिए ज़रा जो जर्नली वर्क होगा, जो हमारे वो होगा मिरर वर्क, उसके थ्रू जो है ना वो सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। आप अपने आप को शीशे में देखते हैं हर लम्हा ब लम्हा, माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन, आपने आज तक अपने आप को, अपने सेल्फ लव को अप्रूव कर लिया होगा और आप अब विलिंग हैं कि अपने आप को इस प्रोसेस में कंटिन्यू करने के लिए, और सेलिब्रेट कर रहे हैं इस प्रोसेस को, आई एम श्योर। तो the more mirror work you do, the more aware of your self talk you become। जितना जितना जैसे जैसे आप मिरर वर्क कर रहे हैं उतना उतना आपको अपनी सेल्फ टॉक के बारे में पता चलता जा रहा है। आप अगर आज भी देखें, ज़रा अपने आप को पे थोड़ी देर के लिए फोकस करें कि आपका जो इनर डायलॉग है अभी टुडे वो क्या है। क्या अभी कोई साउंड ऐसी आ रही है जो कि आपको नेगेटिव अफर्मेशन सुनाई दे रही हैं, लाइक आई एम सो स्टूपिड, आई एम सच अ क्लट्स, मतलब मैं एक बहुत ही वो हूँ, क्या कहते हैं उसको, स्टूपिड हूँ, और नो बडी आस्क मी व्हाट आई थिंक। क्या अब भी इस तरह की आवाज़ें अंदर से आ रही हैं, कोई इस तरह की जो आपको बार बार ऐसी नेगेटिव अफर्मेशन या नेगेटिव जो चीज़ें बार बार आपके दिमाग में आ रही हैं? अगर यस है तो इसका मतलब है कि अभी तक डू यू जज एवरीथिंग, इसका मतलब है कि अभी भी आप कुछ ना कुछ जज कर रहे हैं। डू यू स्टैंड इन सेल्फ राइटियसनेस, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि आप ही सही हैं? अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी जो है ना सेल्फ क्रिटिसिज्म और जजमेंट कर रहे हैं। क्यों? तो ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है इसको ब्रेक करना, और इसके लिए कंटिन्यू जो है हमने प्रैक्टिस करनी है और अपनी इस जर्नी को जारी रखना है। जो हमने लिखना है, जो हमने अपने आप के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है, उनको बनाना है और उनको रिपीट करना है। तो ये जो मिरर वर्क है इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें एक्यूरेटली अवेयर करता है कि हम क्या जजमेंट कर रहे हैं और क्या सेल्फ जो है ना नेगेटिव टॉक है हमारी। तो इसको बहुत जल्द से हमने इनर क्रिटिक्स को निकाल देना है। डे बाय डे हमारी हर दिन की जो नई थीम होती है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ लव को जो है ना प्रोसेस में करने के लिए हेल्प करती है। तो आज का जो क्रिटिक्स के बारे में है आज वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमने आंखें खोली थी, तब भी तो हम इसी तरह बगैर क्रिटिक्स के और अपने आप को भी जो है ना वो जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते थे और दूसरे भी हमें इसी तरह से एक्सेप्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम दूसरों की जो ओपिनियंस हैं वो हमने देखी और अपने आप को उसी तरह से ख़ुद को जाना। तो ये हमने लर्न क्रिटिसाइज सीखी हमने कि किस तरह से दूसरे, जब हमसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक्स हुई तो दूसरों ने हमें क्रिटिसिज्म किया और उस तरह वो सुनते सुनते क्रिटिसिज्म हमारी आदत बन गई और इस तरह से हम अपने आप को भी क्रिटिक्स तनकीद का निशाना बनाते रहे और दूसरों को भी। तो आज से हमने अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन कहनी है शीशे के सामने, ताकि जो अगर हमारी हैबिट्स थी भी तो वो ख़त्म हो जाए। आई जस्ट केप्ट सेइंग देम ओवर एंड ओवर अगेन। आई स्टार्टेड विद द इजी वंस। आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, देन आई ग्रेजुएटेड to say my opinion are valued. I release the need to criticize myself. I release the need to criticize others. आज हमने ये सारी चीज़ें जो है ना वो करनी है और आज की जो अफीम होगी वो इट इज़ नाउ सेफ फॉर मी टू रिलीज माई इनर क्रिटिक्स एंड मूव इनटू लव। ये अगला था। क्या हुआ? आ रही आवाज़? जी आ रही आवाज़, क्लियर आ रही। ठीक है। ये देखिए, डोंट
एवर बॉदर, यू विल नेवर बी गुड इनफ। ये हम खुद से अपने आप को जब कभी थोड़ा सा भी कोई हमसे गलत होता है, कुछ ऐसा होता है, तो हमारी सेल्फ टॉक अपने बारे में ऐसी ही होती है। तो कैसे हमने इसके साथ करना है, वो मिरर शीशे के सामने। अब ये भी है कि इनर क्रिटिक्स क्या है और हमने अपने आप को कोच कैसे करना। आई एम नॉट गुड इनफ, तो इसके बदले में आई मैटर एंड आई एम इनफ। आई एम बैड एट दिस, मैं इसमें बुरी हूँ। मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न, जब हमसे कोई गलती हो तो उसका जुमला हमने वापस, अगर ये मैं इसमें, अक्सर हम बोलते हैं ना मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा ये सही नहीं है, मेरा ये बुरा है, तो हमने अपने चाहे वो कॉन्शियसली बोल रहे हैं या इनर सेल्फ टॉक है। हमारी सेल्फ टॉक तो दो तरह की है, एक हम अपने आप से भी टॉक कर रहे होते हैं, एक दूसरों से कर रहे होते हैं। तो चाहे हम दूसरों के सामने ये बोल रहे हैं कि आई एम बैड एट दिस, या हम अपने आप से बोल रहे हो, तो उसके लिए हमने जो अफर्मेशन बनानी है वो बोलना है मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न, आई कांट डू इट, इसकी जगह बोलना आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई डू नॉट फिट इन, आई एम यूनिक एंड ऑसम। अब ये देखें कि ये कितना अच्छा, ये जब हम ये कहेंगे तो इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने आप को रिकग्नाइज किया, अपने आप को अप्रूव किया। और वैसे भी जब हमारी फिंगरप्रिंट्स जो हैं, जब हमारा आईडी कार्ड बनता है, तो अल्लाह ताला ने देखिए कितना, हर पर्सन को हम कहते हैं यूनिक है, हर बंदा यूनिक है, क्योंकि हमारा अगर ये जो थंब प्रिंट्स हमारे ये जो स्किन के वो बने हुए हैं जो, तो वो अगर नहीं मिलते किसी से, तो इसका मतलब हर इंसान यूनिक है। और जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, हम सबको एक्सेप्ट करना होगा कि मैं भी एक यूनिक हूँ, मैं भी ऑसम हूँ। आपको जब कभी लगे, ज़ाहिर हम सबको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लगा होगा मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मेरे जैसे बॉडी डिस्मॉर्फिया, मेरी ये वाली, मेरा आइज़ ऐसी होनी चाहिए, मेरे नाक जो कभी, अभी तो चलो ठीक नहीं भी हुआ, लेकिन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक आध दफ़ा तो हमारा ये गुजरा होगा। तो जब हम इसके बदले में ये हम सोचें कि मेरी जो आवाज़ है वो किसी और की तो नहीं है ना, तो फिर यूनिक ही हुई। मेरे जैसा जो मैं हूँ तो वो कोई और इस तरह का तो नहीं है, तो फिर मैं यूनिक ही हुई। तो हर बंदा, आप में से हर एक बंदा यूनिक है। तो जिस तरह से ये चीज़ हमारे अंदर बिल्कुल सही तरह से हमारे दिमाग में बैठ गई, तो फिर हमारी ऑटोमेटिकली जो है ना रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में भी बढ़ जाएगी। नो वन केयर्स, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। अगर कोई आपकी हेल्प, अब जब हम कहते हैं, जब हम अक्सर सोचते हैं, और ये जब हम एंगर होता है तो एंगर इसी वजह से होता है कि हमें लगता है कि मेरी किसी को परवाह नहीं है। तो बहुत सी रीज़न्स हैं वो, जिस वजह से, और वजह भी होती है, और ये भी इंसान सोचता है कि मेरी कोई केयर नहीं करता, तभी उसको जब लोनलीनेस फील होता है तो उसके पीछे भी थॉट ये चल रही होती है कि मेरी कोई परवाह नहीं करता। तो उसके बजाय हम ये सोच सकते हैं इट्स ओके टू हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। अगर कोई हमारी हेल्प खुद से कोई, और दूसरा ये हमारी इंटाइटलमेंट होती है। जब हम ये सोचते हैं कि मेरी कोई केयर नहीं करता, तो हम सोच रहे होते हैं कि जो मैंने न्यूरोटिक नीड बताई थी कि हम इंटाइटल हैं कि दूसरे हमें खुद से समझे। और ये जब एंटाइटलमेंट की जो रेंज होती है ना, जो मैग्नीट्यूड, ये जिन लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो उनके अंदर जो है ना रिजेंटमेंट और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ बात भी ना करें और दूसरे खुद उनको समझ के गए। तो ये भी एक चीज़ खुद से ख़त्म करनी है कि ये अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो उसको बता दें, उसको बताएं। और हेल्प लेने में कोई ऐसा आर नहीं है, या कोई मुश्किल नहीं है, और कोई शेम नहीं है। आई एम बिहाइंड, मैं पीछे हूँ। आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी, मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए। अब ये देखें, ये जुमले कहीं ना कहीं हमने यूज़ किए होंगे, इनके बदले में जब ऐसे बोलेंगे तो हमारे यहाँ पे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन हुई, फिर हमारे पास्ट में जाके जो कोई हमारा बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ बना हुआ, वो कट कर जाएगा। नो वन लाइक्स मी, आई चूज हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ। अब ये हमने इस तरह से जुमले बनाने, ये वाला शायद मैंने बता भी दिया कि नहीं, हाँ ये वाला ज़्यादातर मैंने बोल दिया है। जो पहले मैंने बताया वो यही था कि हमने ये अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिटिसिज्म को जो है ना उसको तोड़ना है, और किस तरीके से। अब हमारा जो है 6 डे का मिरर एक्सरसाइज है। मिरर एक्सरसाइज
वही जो रोज़ हम अपने आप को बताते हैं माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन, आपने 6 डेज़ कवर कर लिए और 6 डेज़ में आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपने आप को सीखा है, मिरर को अपना दोस्त बना लिया। अब आपको मिरर के सामने बात करना और अपने आप को मिरर के सामने खड़े करना, आई एम श्योर जो है ना वो कंफर्टेबल हो गया। फाइंड अ क्वाइट प्लेस विद अ मिरर वेयर यू विल फील सेफ एंड वेयर यू वुड नॉट बी डिस्टर्ब। अब अपने आप को अब ऐसी जगह पे ले जहाँ पे कोई दूसरे आपको डिस्टर्ब ना करें और अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करें। लुक इनटू द मिरर, मिरर में देखें स्ट्रेट इनटू, अगेन रोज़ ये बताया जाता है कि अपनी आंखों में देखना है। अगर अब तक आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है इस तरह करना तो और कंसंट्रेशन करना, तो फिर आप अपनी कंसंट्रेशन को अपने माउथ पे ले जाएं या नोज़ पे लेके जाएं। टॉक टू योर इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड से बात करें। योर इनर चाइल्ड वांट्स टू ग्रो एंड ब्लॉसम, आपका इनर चाइल्ड जो है वो ग्रो करना चाहता है और एंड नीड लव्स, उसको प्यार की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की और तारीफ़ की। तो इनर चाइल्ड के बारे में अभी आगे आएगा, दो लेक्चर वो हैं, उसमें डिटेल में फिर हम इनर चाइल्ड के बारे में भी पढ़ेंगे कि अडल्ट चाइल्ड क्या है। और मैंने कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत ग्रुप में डाला भी था ताकि ये थोड़ा सा समझ भी आए कि इनर चाइल्ड क्या है और अडल्ट क्या है। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, कल थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जिक्र हुआ था, तो नेक्स्ट जब वो आएगा तो उसमें ज़रा डिटेल में बात करेंगे। नाउ से दीज अफर्मेशन, अब ये आप कहेंगे, अब यहाँ से अफर्मेशन स्टार्ट होती हैं, अब आप पढ़ना शुरू करें क्योंकि इसका असल यही है कि आप में से पढ़ना शुरू करें अफर्मेशन को अच्छे से। आज तो काफ़ी लोगों की छुट्टी हो गई है ना, कौन पढ़ेगा? अनम आप पढ़ेंगी, बारी बारी, आप 4 ही तो लोग हैं, पढ़ लें। ये वाली पढ़नी है नंबर 3 से, आई लव। ओके ठीक है अनम, माइट बी उनकी सिचुएशन ऐसी हो, आप पढ़ जी लें। चले मैं पढ़ लेती हूँ। जी वो सम टाइम नहीं ना माइक ऑन कर सकता बंदा, तो आप तीनों पढ़ लें। जी मैं पढ़ लेती जी हूँ। जी यहाँ से, आई लव यू, थैंक आई यू लव यू, थैंक यू। I know you are doing the best you can. You are perfect just as you are. ग्रेट, I वंडरफुल, approve you. I love you. I really, really love you. ग्रेट वंडरफुल। ये उस वक्त तक बोलना है जब तक कि प्रॉपर आपको फील होना शुरू हो जाए। और अब आपने देखा होगा कि जब हम बोलते हैं मिरर के सामने तो वो इफेक्ट हमारे ऊपर आने लगता है, वो रियली हमारे जो इमोशंस हैं वो वैसे ही होने लगते हैं। स्टार्ट में चाहे आपको नहीं फील हो, अब आप करके देखें, और जब हम अपने आप को बोलते हैं तो हमारे ऊपर ये असर होता है, हमारे माइंड में इस चीज़ का काफ़ी अच्छा और ख़ुद को अच्छा फील होने लगता है। और ये आप लोगों ने करके देखा होगा, यकीनन आप करते होंगे और अब ऐसा ही फील होता होगा। और उस वक्त तक बोलते रहना जब तक कि आपका इनर जो वॉइस है वो लेस क्रिटिकल हो जाए। अब आप कैसा फील करें जिन्होंने पढ़ा है? बहुत अच्छा। अभी फरत आप भी पढ़े और ये भी पढ़ लें, फिर आगे भी चलते हैं। अभी साथ नाम भी लेना है। शायद इनकी आवाज़ कम है। चलें, इला आप पढ़ लें या दोबारा डॉक्टर अनीता ही पढ़ें। जी I love you, and I know you are doing the best you can. You are perfect just as you are. I improve. आई अप्रूव ऑफ यू। Approve of you. चलें एक बार फिर पढ़ लें डॉक्टर अनीता, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि यही हमारे माइंड में भी जा रही हैं। जब हम बार बार पढ़ रहे हैं तो हमारे अपने अंदर भी जा रही हैं।
कौन पढ़ेगा दोबारा? पढ़ लें। I love you and I know you are doing the best you can. You are perfect just as you are. I approve of you. Great. I love you. I love you. And I love you are doing the best you can. You are perfect just as you are. I approve of you. आप सब के लिए है, आप सब ऐसा करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं, और जो आप जो भी हैं वो परफेक्ट हैं। आप अपने आप को अप्रूव कर रहे हैं, आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं और अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये अपने मिरर के सामने उस वक्त तक बोलना है जब तक आपको लगे कि अब आपके अंदर जो है ना पॉजिटिविटी आ रही है और इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब आगे आपका जर्नली वर्क, इसका पावर इज़ विद इन यू। अगेन यही चल रहा है, आप सबके अंदर पावर है। यूर डे 6 जर्नली वर्क, इस अब ये ज़रा इन चीज़ों पे भी फोकस करना कि ये ज़रा खुद से काम करने वाला काम होता है और आपने करना है। सेंटेंसेस एग्जांपल के लिए बताए जाते हैं, बाकी सबके अपने अपने होंगे। इस एक्सरसाइज में ये करना है कि आपने लिस्ट बनानी है 5 चीज़ों की, जो 5 आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव, आपको कभी गुस्सा आया और उस गुस्से में आपने किसी को बुरा भला कह दिया और उसके बाद आपको जब गुस्सा ठंडा हुआ तो आपको जो रियलाइज़ हुआ, या आपको आपने 5 चीज़ें, कभी आपको जेलसी फील हुई और फिर रियलाइज़ हुआ तो उसके बाद अपने आप को क्रिटिक किया कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं उस टाइम ऐसे ना करती, या किसी दूसरे के बारे में बात की और उसके बाद रियलाइज़ हो। 5 जो है ना वो आपने चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जिससे आपको अपने आप को आपने क्रिटिसाइज़ किया हो, और हम में से आई एम श्योर हर बंदा करता है। और ये जो चीज़ है कि जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं सबसे ज़्यादा ये बाद में जो रिग्रेट और क्रिटिसाइज़, इसकी वजह से हमारी हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमने कभी कुछ किया भी है तो उसको हम दोबारा अपने ऊपर ये क्रिटिसाइज़ ना करें कि इस तरह करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें जो है ना वो ख़त्म करनी है। और ये जब आप लिखेंगे तो लिखने से अगेन मैंने कहा कि हमारे ब्रेन की सर्जरी होती है, हमारे अंदर से चीज़ें निकलती हैं, वो जो हम वर्ड और सेंटेंस बनाते हैं उससे जो है ना वो हमारे सब कॉन्शियस से लाशऊर से शऊर में आते हैं, और जो चीज़ शऊर में आ जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है माइंड से। अब ये है कि आपने एक लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में आपने वो डेट लिखनी है जहाँ से आप याद करें कि आपने पहली दफ़ा अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया था और किन चीज़ों के लिए किया था। तो आपको अगर एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही तो अप्रॉक्सीमेटली लिखें, और फिर इसके बाद देखें आप कितना, नंबर 3 पे है कि कितना अमेजिंग होगा कि आपको पता चलेगा कि कितने अरसे से मैं अपने आप के साथ लगी हुई हूँ जो मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। कितना लंबा टाइम हुआ, कोई स्कूल का टाइम है, कोई उसके बाद का टाइम है, कोई ना कोई तो याद होगा कि जब आपने किसी भी इंसिडेंट्स जो ऊपर हमने लिखे हैं 5 चीज़ें ऐसी लिखी हैं जब हमने अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया, फिर वो उसका टाइम लिखा कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है क्योंकि ये वहाँ से रिमूव हो रहा है जहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब हम लिखेंगे हमें याद आ जाएगा तो ये वहाँ से ही रिमूव हो रहा है, ये वहाँ से निकलेगा। और एग्जैक्टली ये वही रोज़ मैं बताती हूँ कि ये आपका अपना काम है, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से निकाल रहे हैं, आप किसी को नहीं दिखा रहे, किसी को नहीं बता रहे। तो बिल्कुल कांग्रुएंट करके जो ऑनेस्टी के साथ आपने वही चीज़ रिमेंबर करें। अगर नहीं भी याद आ रही तो अप्रॉक्सीमेटली लिखें कि कब से ये चीज़ें हैं, फिर आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये कब से आपकी सेल्फ क्रिटिसिज्म की हैबिट्स है और उसको हमने और ज़्यादा नहीं करना, अब हमने उसको चेंज करना है और पॉजिटिव में करना है। क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है ना वो काम नहीं करता हमारी हेल्थ के लिए, बल्कि वो हमारे लिए नुकसान देता है। जो जिस तरह से हम गुस्सा करते हैं कोई चीज़ें, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, उन सबको हमने विलिंगली स्टॉप करना है। नंबर 4 पे है चेंज ईच ऑफ द
क्रिटिसिज्म ऑन योर लिस्ट टू अ पॉजिटिव अफर्मेशन। जिस तरह से एंग्री को मैं आई एम कूल एंड काम, मैंने पीछे भी वो जैसे पहले ही बता दिया इस चीज़ की, इस एक्सरसाइज स्टार्ट में बताया कि अगर ये सेंटेंस हम बोल रहे हैं तो आगे हमने ये वाले बनाने। तो अब आपके लिए आसानी है, और अपने अपने अंदर से जो भी सेंटेंस आ रहे हैं उसके लिए ये हमने एग्जाम्पल दे दिए, इस तरह के अपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाने और 5-5 सेंटेंस बनाने। कैरी दिस लिस्ट विद यू, जो पॉजिटिव अफर्मेशन की लिस्ट बन चुकी है उसको अपने साथ रखना है, या यहाँ पे आप जो है ना मिरर पे लगा लेना, या आप मोबाइल पे स्क्रीन पे लगाएं, ताकि उसको आप बार बार पढ़ते रहें। और फिर अपने आप को नोटिस करें कि आप कब कब जजमेंटल होते हैं। जब भी आप अपने बारे में जजमेंटल होते हैं, खुद को जज करना शुरू कर देते हैं, तो वो लिस्ट निकालें और उस टाइम आप पढ़ें। और बेहतर है कि अभी भी कुछ जो है ना सेंटेंस वो हमने जो पढ़े ना पिछले, में दोबारा आपसे पढ़ाऊंगी तो उसमें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और आज का जो हार्ट थॉट फॉर डे है वो है आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। चलें ये आप पढ़ें आप में से बारी बारी। ये हाँ, ये हमारी जो आज की थॉट होगी, जो हमने सारा दिन इस थॉट को अपने साथ रखना है, वो ये थॉट होगी। चलें कोई एक आध बंदा पढ़ ले इस थॉट को ज़रा ज़ोर से, माहौल में इसको अच्छे से पढ़ें ताकि हमें ये इसका कोई नहीं पढ़ रहा। मैं खुद को बिल्कुल पसंद करता हूँ और कबूल करता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने आप को मंजूर है। चलें बोलें। ये खुद ही मंजूर करना पड़ेगा, दूसरे तो करे ना करे। नहीं ये करना है, ये खुशफहमी में रहना है। रहना है ना, ये तो रहना है। दूसरों से थोड़ी यस हमने यस, एक्सपेक्ट करना, दूसरे को हाँ तो ना। खुद करेंगे। जब हम खुद करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा। जब हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, जब हमने क्रिटिसिज्म छोड़ दी, तो बाहर से भी उनको भी हमने एज इट एक्सेप्ट करना, खुद को भी एज इट जैसे हैं एक्सेप्ट करेंगे, तो आप देखिएगा फिर वो भी हमें इसी तरह एक्सेप्ट करेंगे और बहुत लाइफ अच्छी हो जाएगी। यस, I love and accept myself exactly as I am. ज़बरदस्त, मैं खुद को बिल्कुल पसंद करती हूँ और कबूल करती हूँ जैसी मैं हूँ। एक्सीलेंट। चले रहीला आप भी बोले, हम जितने हैं हम तो बोले ना बार बार, इसको मंत्रा तो बनाए। I love and accept myself exactly as I am. जबरदस्त, ग्रेट। बिल्कुल पसंद करती हूँ और कबूल ऐसी मैं हूँ। जी फरत, आपका शायद माइक का ही कुछ इशू है, चले आप भी बोलें। नो मैम, सिग्नल्स का इश्यू, मैं वही देख रही थी सिग्नल्स आए तो मैं भी बोलूं। नहीं बिल्कुल आई जोर से लव बोलें, एंड जोर से। एक्सेप्ट माई सेल्फ। जी जी, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। वेल डन, उर्दू में क्या है? मैं खुद को बिल्कुल पसंद करता हूँ और कबूल करता हूँ जैसा कि मैं हूँ। एक्सीलेंट, वेल डन। अब हमने ये बार बार करना है और हम इस चीज़ को करेंगे ऐसे ही, हम खुद को कबूल कर रहे हैं। ये फिर वही मैंने बार बार चीज़ें थोड़ी सीखी हैं ये, बल्कि इस तरह के जो है ना लगाएं अपने मोबाइल में, ये वाले आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज दी वे आई एम, ये बार बार जो है ना अपने मोबाइल में और अपने शीशे के सामने ये सारी चीज़ें बार बार बनाएं। अच्छा, अब मेडिटेशन की तरफ आ रहे हैं। तो मेडिटेशन में वी आर फ्री टू बी ओवर सेल्फ, मैं खुद बनने के लिए आज़ाद हूँ। इसकी मेडिटेशन वहाँ पे होगी, वही थोड़ी सी 2-3 मिनट की होगी और वो करनी है। और आज जो है ना यहाँ काम रहे सारे ख़त्म हो गए और कोई एक्सपीरियंस अपना बताए। आज वैसे चले बंदे कम है लेकिन फिर भी बताएं कि कल भी वो आज डॉक्टर बीना भी चली गई हैं, वो भी कुछ अच्छा बताने लगी थी। मैंने कहा आज ज़रा शेयर करेंगे, कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताएं और कुछ शेयर करना ताकि दूसरों को भी पता चले और उनका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड और ट्रस्ट डेवलप हो कि ये काम कर रहा है और कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। और रीप्रोग्रामिंग, कल क्या था, डिसोसिएशन पे बात होती थी। रहीला आप कुछ बोलने लगी थी और टाइम कम था, अभी मेरे ख्याल से है 10 मिनट है और आप कर लें। ये एक समन थी, उन पे बोलना था, आज तो है नहीं। तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना, इसीलिए तो लोग नहीं आते।
बिल्कुल उनका यही क्वेश्चन था कि डिटैचमेंट जो थी होगी ना, इतनी जल्दी डिटैच हुआ नहीं जाता। अब आप जिन लोगों में रह रहे हैं, जिस बिल्कुल एनवायरमेंट रह रहे हैं, डेली बेसिस पे वही लोग हैं, उस घर में है, ज्वाइंट सिस्टम है, तो कैसे उनसे डिटैच हुआ जा सकता है ना। जी उस पे मैंने थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना था। डिटैचमेंट थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है और ग्रेजुअली चीजें हो जाती हैं, रातों रात कुछ भी नहीं होता। ये है कि जब आप किसी से वो कोई ऐसी सिचुएशन कोई आ जाए आप पे, उस पे बल्कि सिचुएशन कह रही मुझे याद आ गया, वो जो इनर हीलिंग वाली जो आपकी ऑडियो है ना, जी उससे बड़ा फर्क पड़ता है। वो आज होती तो मैं उन्हें बताती कि उससे बहुत काफी फर्क पड़ता है। तो डिटैचमेंट हो जाती है। जब आपकी डिटैचमेंट होती है ना, फिर चाहे कोई आपके साथ जैसा मर्जी रवैया रखे, आपको उससे उस बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपको उसके बिहेवियर से फर्क पड़ रहा है, आप हर्ट हो रहे हैं, आपके इमोशंस गुस्से वाले हैं, या जो भी आपके अंदर चेंजेस हैं, इट्स मीन कि आप डिटैच नहीं हुए। जब आप कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके जो सिम्टम्स हैं, ना तो आपको गुस्सा आता है, ना आप हर्ट होते हैं, आप बड़े आराम से उसी लोगों के बीच में रह के अच्छे तरीके से सरवाइव करते हैं अपनी लाइफ को। वो ट्रिगर्स भी आए तो भी पता होता है कि मैं एक अलग हूँ, मेरा जो अपना इनर है या मुझे अपने सेल्फ पे कंट्रोल है। तो जब अगर किसी बाहर से कोई चीज़ अगर मुझे ट्रिगर करके तो मुझे इरिटेट करे, तो वो मुझे नहीं, मैं उसकी बाहर की जो कोई भी वो है वो बाय नहीं मैं करूँगी। मुझे पता होगा कि मुझे किसी के गुस्सा दिलाने से गुस्सा नहीं आएगा, किसी की बात करने से मुझे कोई ऐसा गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर अब ऐसी चीज़ पैदा हो चुकी है कि मुझे अपना पता है कि मैंने इस वक्त क्या किया है। मैं अपने सोचने, बोलने, समझने की मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जब मैंने सोच समझ के बोला है, जब मैंने बात जो की है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से की है, और करने के बाद अगर मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग भी हो चुका है, तो मैं उसको भी जिम्मेदारी ले रही हूँ, उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसको सही करने की भी जिम्मेदारी ले रही हूँ। तो फिर ये डिटैचमेंट ही हुई, क्योंकि अगर मैं मुझसे अगर गलत मतलब मेरी कहने का अंदाज या मेरी नीयत ठीक थी, तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं उसकी जस्टिफिकेशन दे सकती हूँ। मैं उसका जो अगर अगले को गुस्सा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसका वो रिएक्शन मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो बात की है तो मैं आराम से उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सारे जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस के साइन है कि जब हमें खुद का पता चल जाए, दूसरे का पता चल जाए कि अभी जो दूसरे के साथ हो रहा है उसको कोई उसकी अपनी ही इंटरनल फिजियोलॉजी है, उसका अपना ही कोई है, या उसको कोई परसेप्शन उसकी ऐसी बनी, उसको बात बुरी लगी, या उसके अंदर का मूड ऐसा है, तो जिस वजह से ये सारी सिचुएशन है। तो अगर मुझे अपना पता होगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया या मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी, तो अगर किसी ने परसीव किया तो भी हम कोशिश करेंगे कि उसको हील करें, उसके साथ हम जो है ना, जो उसकी सिचुएशन है उसको थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हर इमोशन 12 मिनट का है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जो 12 मिनट का टाइम है उसको भी हम जो है ना ओवर होने दें और अपना भी होने दें। तो जी बिल्कुल डिटैच होना तो टाइम लगता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये 2 दिनों की बात नहीं है और इसमें बहुत टाइम लगता है। के साथ ये भी है ना, जब आप डिटैच होते हैं किसी से, तो आपने फिर अटैच भी तो किसी से होना है ना। उन सारी चीजों के पीछे एक जात और भी तो है, जो आपका टेस्ट भी आपकी लाइफ में, ये जो आजमाइशें आ रही होती हैं और जो आसानियां हैं, इन सब के पीछे जो एक जात है वो तो अल्लाह की है ना। वो कल मैम रूबीना ने बल्कि यही एक बात बताई थी एंड में, कि अगर हम ये समझें कि इस दुनिया में जितनी भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब अल्लाह की इमानत है, अगर हम ये समझेंगे तो हम उनसे डिटैच ही रहेंगे, इतनी अटैचमेंट बनाएंगे नहीं। कि इमानत तो हमने आखिर में वापस ही करनी होती है ना, वो उस पे हमारी मलकियत तो नहीं होती। कोई भी और चीज़ नहीं हमारी मलकियत, कुछ भी नहीं है। जो भी हमारा वक्त आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमने इसमें से किसी के साथ अटैचमेंट कर ली, तो हमने खुद इन ये झाड़ियाँ हैं, ये दुनिया, ये झाड़ियाँ हमें पकड़ पकड़ के खींच रही हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारी ड्यूटी है। हमें अल्लाह ताला ने अगर माँ बनाया, तो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा है। उसने नसीब लिखा, उसने रिस्क लिखा, उसने सारी चीज़ें की हैं। हमारी सिर्फ ड्यूटी लगाई है कि हमने अपनी औलाद को जो
है ना वो उस टाइम तक हमने ग्रूम करना, उनका ख्याल रखना, लेकिन बाकी उनके ऊपर उनका नौज़बिल्ला खुदा बन के नहीं रहना है। उनका अल्लाह है और उनको सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं, उनको अच्छी तरबियत दे सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हमारे अपने खौफ होते हैं हम उन पे कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बाकी रिलेशन में भी हमने एक वक्त गुजारना, हमारे रोल बदलते हैं। पहले बेटी थी, छोटी बच्ची होती हैं, छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची, स्कूल गई होंगी, फिर बड़ी जवान हुई, फिर शादी हुई, दूसरे घर आई, दूसरे गिल की जिम्मेदारियाँ, फिर जैसे माँ बनी, माँ के बाद हमने बहू क्या बना, सास बनना, सास के बाद हमने जो हमारा सफ़र है वो पूरा करना। तो अगर मैं किसी एक स्टेज में स्टक रही तो फिर तो ज़रा किसी एक के साथ अटैचमेंट कर ली, बच्चों माँ बाप से अटैचमेंट कर ली, शादी तो प्रॉब्लम बने, फिर जब बच्चों से अटैचमेंट कर ली, हस्बैंड से अटैचमेंट कर ली, अपने रिश्तेदारों से कर ली, दोस्तों से कर ली, स्कूल कॉलेजेस, हमने कितना सफ़र तय किया, कौन से बंदे हमारे साथ हैं, वो वक्ती थे, हमने उनके साथ अच्छा रह क्या गया, अच्छी याद, अच्छा अखलाक और जो नेकी की उनके साथ। तो अगर स्कूल कॉलेज में भी हमारी यही थी कि दूसरों को देख के कि वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे, हर एक से, तो हर एक का अपना एक नसीब है। उस टाइम पे भी क्या कोई बन जाएगा, कितने नंबर ज़्यादा ले लेगा, ये हमें शुरू से ही हमारे जो है ना कंपैरिजन और क्रिटिक्स के दायरे में हमें डाला गया हुआ है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। कि जो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये तो हमें एक गलत रास्ते पे लेके जाती हैं। जितना हम फ्री होके, मेरा अपना पोटेंशियल है, मैं अगर आज़ाद लफ्ज़ और जो फ्रीडम है ना, वो असल उसका मज़ा जब इंसान इन सब किस्म की पोजेशन से, सब किस्म की अटैचमेंट को छोड़ के ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंसियरिटी के साथ अपना वक्त गुजार के और प्योर अनकंडीशनल प्योर लव दे के गुजारें, तो बहुत ज़िंदगी आसान है, बहुत ज़िंदगी हसीन है। जो हम देंगे वही मिलेगा। ज़िंदगी के जो हमारे अपने मीनिंग्स हैं, जो मैं पहले भी बताने लग गई थी, वहाँ से शायद थोड़ी सी डिट्रैक हो गई, कि कोड हमने जो मीनिंग लगा के ब्रेन में दे दिए उस इंसिडेंट्स को। कभी एक दफ़ा कोई बात हुई तो हमने उसके मीनिंग्स जो अटैच करके दिमाग में भेजे, नेक्स्ट टाइम उसी तरह का मटेरियल आया तो वो उसी मीनिंग्स के साथ गया। तो जब हम मीनिंग्स बदलेंगे तो लाइफ के वही चीज़ है, सिचुएशन वही है, लेकिन हमने मतलब बदल दिया, तो उसके साथ पॉजिटिव मतलब जोड़ दिया, तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होता रहेगा। अब वो हमने दिमाग के अंदर जो दिमाग, उसको कोड कहते हैं, कि डी कोडिंग करने के लिए हमने उसके साथ मीनिंग लगा देते हैं। कोई भी वाक्य, अगर जिस तरह से कोई बंदा बड़ा क्लेवर है, हमारे साथ सम टाइम जो काफ़ी क्लेवर लोग भी होते हैं, और कोई ना कोई ऐसे काम हमारे से निकाल लेते हैं, तो बजाय इसके कि हम कहेंगे इसने तो मुझे धोखा दे दिया, अब क्या होगा, मेरा माइंड नेक्स्ट टाइम के लिए, एक तो मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हुई कि देखो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपने आप को ये मैसेज दिया, मैं बेवकूफ़ और मुझे समझ नहीं है, और उसने मुझे जो है ना धोखा दे दिया। तो अगर मैं ये कहूँ कि देखो माशाल्लाह ओवर स्मार्ट है, इसने कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये काम कर लिया, तो इस तरह से क्या हुआ, उसकी तारीफ हुई, मुझे सुकून मिला, मैं डिफेंस नहीं हुई, नेक्स्ट टाइम मैं उस बंदे से नहीं बचूंगी, क्योंकि जो एक तजर्बा होता है, हमारा दिमाग बार बार उन चीज़ों से फिर बचाता है। तो अगर मैं यही कहूँ कि हाँ बड़ा स्मार्ट बंदी थी या बंदा था, उसने बड़े स्मार्टली ये काम कर लिया, तो मीनिंग बदल गए ना। अगर मैंने यही कह दिया कि ये तो बड़ा धोखेबाज है, अब क्या होगा कि वो जो मैंने आज कहा स्टार्ट में, कि जो हमने एनर्जी डिफेंस में लगा दी, जो हम फियर को कंट्रोल करने में लगा दी, तो वो जो मैंने कंस्ट्रक्ट करना था, जो मैंने हेल्थ पे लगानी थी, वो एनर्जी तो ख़त्म हो गई। तो अगर जिस तरह से मैं एक कहूँ कि लोग बहुत, मैं बाज़ार में हम जाते हैं, हम ये खौफ हो कि लोग तो बहुत ख़राब होते हैं और जो है ना जेब काटते हैं। अब क्या होगा, जेब तो कोई काटे ना काटे, सारा टाइम जो है ना मैं सारी ज़हनी तौर पे जो मैं शॉपिंग करने जाऊँ कहीं, वो मैं इसी टेंशन में रहूँगी कि कोई ना कोई जेब काट देगा, तो फिर जो मेरी थॉट होगी तो वो चीज़ मेरी तरफ आ भी जाएगी। तो अगर ये होगा कि नहीं लोग अच्छे होते हैं, तो क्या होगा, मैं जो एंग्जाइटी, जो स्ट्रेस होगा, उससे तो बचूंगी ना। तो जो मीनिंग्स हमने देने हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपने माइंड में जा रही है, उसको जो डी कोड करने के लिए मतलब देते हैं, वो हमारा पॉजिटिव हो। तो जो पॉजिटिव होगा तो हमें मिलेगा पॉजिटिव, जो मेरी इंटेंशन है मुझे वही चीज़ मिलेगी। इस चीज़ पे आप करके देखें कि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। और ये हदीस भी है कि मैं बंदे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था कि अल्लाह ताला ने का फरमान है कि मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ, मुझसे वो जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे ही करता हूँ। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली वही हैं कि जिस तरह का हम सोचते हैं चीज़ें हमारी तरफ वही आती हैं। अगर हमने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव सोचते रहे तो नेगेटिव आएंगी। हम इसका लॉ जो अट्रैक्शन है, इसका अगर कशिश शकल के कानून को माने या ना माने, उसने तो काम करना है।
वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, अगर मुझे उसका इल्म नहीं है, उसके उसके बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो ना हो, उसने तो काम करना नहीं छोड़ना ना, वो तो करता रहेगा। तो मैं अगर जो इग्नोरेंस की वजह से जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वही मेरे दिमाग में बार बार बड़ी करके रखी हुई है, क्लियर पिक्चर है, तो वो चीज़ें फिर मुझे मेरी तरफ आएंगी और वो फिर मेरे साथ इंसिडेंट्स भी वैसे होंगे। तो जब मुझे ये पता चल जाए कि मैंने वही चीज़ सोचनी है जो मुझे चाहिए, मेरे ख्याल से अभी तो टाइम है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी है बिल्कुल। मैंने यही कहना था, डिटैच होने के लिए यही आपने जो बताया, एक तो दुआओं का बहुत ज्यादा होता है, दुआ करते रहें, और दूसरा ये है कि अपनी अटैचमेंट अल्लाह के साथ बढ़ा लें। उसमें भी अटैचमेंट अल्लाह ताला के साथ बढ़ा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके अंदर वो सब्र और वो लेवल और वो चीजें खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। जब आपका हर मुश्किल टाइम में फोकस अल्लाह पे होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह अपने बंदे को तन्हा छोड़े या छोड़ते उसको। नहीं, 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता, वो नहीं छोड़ता। एक दफ़ा अल्लाह के साथ तलक बन जाए ना, फिर मज़ा आने लगता है कि वाकई फिर उसकी कोई तकलीफ़, कोई आजमाइश जो भी वो देता, शुक्र ही निकलता है कि बस ठीक है, जो इसी की तरफ से तो है। उसने देख, वो उसने हमारा अंदर जो इतना डाला, तो वो टेस्ट लेगा तो पता चलेगा ना कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इंसान के पास। बिल्कुल वही, जब हम अल्लाह की बजाय अल्लाह के बंदों से अटैचमेंट बना लेते हैं ना, वो तो फिर उसमें तो फिर ये सारा कुछ होगा। आपके टेस्ट भी आएंगे, अल्लाह टेस्ट भी लेगा कि देने वाली जात तो अल्लाह की है। वो जिस बंदे के साथ अटैचमेंट भी बनी हुई है, चाहे कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपका कोई बहन भाई हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपका अपना कोई हस्बैंड हो सकता है, जब इतनी अटैचमेंट बन जाती है तो फिर हम सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर उसने कहा है अच्छे लग रहे हो तो ठीक है, बाकी सारी दुनिया कह ले, उस पे यकीन ही नहीं आता। वो अगर उसने कहा "तुमने अच्छा खाना बनाया है" तो उस पे यकीन है, बाकी चाहे कह कह के खप जाए, उनका असर ही नहीं हम पे होता। यानी हमने इतनी अटैचमेंट बना ली है, हमें उसके कहने ना कहने से फर्क पड़ता है और किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो ये डोपामीन जी का रिसेप्टर खुलता है कि ये बंदा तारीफ करे, वो खुला पड़ा हुआ, जब तक वो तारीफ नहीं करा खुला बेचैनी है, जब उसने तारीफ कर दी तो ये क्लोज हो गया, ये डोपामीन का जो कतरा है वो यहाँ आ गया, प्याला भर गया, ये रिसेप्टर हमने खोल के रखा, वो उसके लिए खोला हुआ है। ये अगेन वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी उम्मीदें हैं। तो जब हमने उम्मीदें बन, ये साइंस कह रही है कि जो जब जिस बंदे की तारीफ हमें चाहिए होती है ना, तो वो रिसेप्टर खुला है। ये पांचवा डोपामिन के 5 रिसेप्टर है। तो जो लास्ट है ना, जो फुलफिलमेंट का, तो वो खुला ही रहता है। जब वो अगर उसी बंदे से मिलेगा तो वो बंद होगा। बिल्कुल। और जब यही अटैचमेंट अगर अल्लाह के साथ बन जाए तो फिर दुनिया सारी एक साइड पे, उन आपको उनके बिहेवियर्स का, उनके किसी भी किस्म की चीज का अफेक्ट ही नहीं हो रहा होता। आप हर हाल में खुश हैं, कोई भी सिचुएशन है, कैसे भी हालात हैं, आप अंदर से इतने सेटिस्फाइड हैं और आप बस अल्लाह को देखते हैं और काम करते जाते हैं कि ये तो मेरी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है कि मैंने ये करने ही करने हैं। बिल्कुल। मैंने कहा है उसके हकूक। लिए जी जी, जी, क्या आप बोले मैम? नहीं नहीं, आप कुछ कह रही थी, बोलने। हाँ, हकूकल बात का भी अल्लाह ताला ने पहले ही कहा है ना। पहले तो अल्लाह ताला अपने बंदों के ही पूछेगा ना हकूक, फिर ही अल्लाह अपने हकूक की तरफ वो आएगा। तो अपने माफ कर देगा, अपने तो वो उसके इख्तियार में है ना, बंदा बंदे को माफ करेगा तो फिर होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने अपना अल्लाह तक जाने का रास्ता भी तो ये है ना कि जब वो किसी से अटैच करेगा, और जब दुनिया से, बंधु से इंसान दुखी होता है और उनसे डिटैच होता है तो जाके जुड़ता है। तो ये भी एक प्रोसेस है कि पहले हम इंसानों से अटैच होते हैं, फिर वो इंसान तो इंसान है हमारी तरह, वो जब हमें हर्ट करते हैं, जब हमारी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरते हो, तो हम टूटते हैं। टूट के किसके पास जाएंगे? एक ही तो अल्लाह के पास ही जाते हैं। तो फिर ये भी एक रास्ता है, क्योंकि इंसान डायरेक्ट अल्लाह से नहीं जुड़ता जब तक टूटता नहीं है, और टूट के ही फिर जाता है। जी बिल्कुल, बस टूटने के लिए कोशिश। उसका जुड़ना ज़रूरी है, और जुड़ने के लिए जब वो डायरेक्ट तो फिर इंसान नहीं जाता ना। तो इंसान तो उस जैसे इंसान होते हैं ना, उनसे जब वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि इंसान वो उसके अपने अंदर भी तो उसी तरह की कमियां हैं। हम किसी को क्या दे सकते हैं? हम उतना, हमारे अपने पास जो रोज़ में ये कह रही हूँ कि हमारे तो अपने आधे आधे बर्तन हैं, हम किसी को कितना ही दे सकते हैं? हम तो
किसी की कोई बात पता चल जाए तो हम उससे सही तरह से बात नहीं कर सकते। जब हमें किसी के रवैये, किसी के चेहरे और वो पता चलना शुरू हो जाए तो हम फिर उस बंदे से बात करना नहीं गवारा करते। तो ये तो देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है कि वो हम सब की सब खामियों के बावजूद हमारे साथ 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता। हमारा रिस्क, हमारी इज्जत, हमारा माल, सब कुछ उसने हमें किसी में कमी नहीं किया। तो हम तो इंसान कमियों वाले कि हम तो जैसा इंसान है वैसा उससे प्यार नहीं करते। तो यही तो हमने सीखना है कि हम अपने आप से भी, हम जैसे भी हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, इनको एक्सेप्ट करना। जो शेडोज़ हैं, जो हमारे पर्सोना है हमारा, उस